नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में अब 2025 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट देखने को मिलने लगी है, क्योंकि आज बीजेपी ने बड़ी बैठक राजधानी पटना में बुलाई थी। 3000 कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शानदार और जबरदस्त भाषण भी दिया और यहां तक कह दिया कि राजद की हालत 2010 की तरह कर देंगे। 2025 में फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। अब बीजेपी की इस बैठक में और किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, लोकसभा में जो सीटें गंवाई उस पर कितनी चर्चा हुई, रुपौली में हार मिली और कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उस पर भी कितनी चर्चा हुई, विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में इन दिनों अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई, आरोपी पकड़ा गया है और कई आरोपियों पर रेकी चल रही है। लेकिन इसके अलावा आज एडीजी पटना पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि 2023 का जो साल है वो बिहार में बीते 24 सालों में सबसे कम अपराध वाला साल है। 2023 में अब सरकार किसके साथ किसकी थी ये बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं। अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूर्व विधायक गुलाब यादव और बिहार के एक बड़े अधिकारी संजीव हंस का मामला भी इन दिनों गरमाया हुआ है। एक दिन पहले ईडी की छापेमारी इनके कई ठिकानों पर हुई, लेकिन अब पटना एसएसपी की एक रिपोर्ट है जिस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। रेप का आरोप भी साबित हुआ है और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो बीजेपी की जो बैठक आज पटना में हुई है, 3000 कार्यकर्ता मौजूद थे, कुर्सी तो खाली नहीं थी और तमाम मंत्री, विधायक, सांसद सभी पहुंचे। 25 की तैयारी है या जो लोकसभा में सीटों पर हार मिली उसकी समीक्षा है? समीक्षा भी है और 25 की तैयारी भी है, दोनों है। 25 में चुनाव होने वाला है तो लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति न रहे इसकी कवायद पार्टी कर रही है और इसीलिए आज जिला से भी नीचे के स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। प्रदेश के सारे पदाधिकारी तो थे, जिला स्तर के पदाधिकारी भी थे और जिला से नीचे के पदाधिकारी भी, कमेटियों के जो पदाधिकारी होते हैं वो सब थे और प्रदेश की पूरी टीम थी। तो एक दिन का ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। अब इसमें इतनी बड़ी बैठक में जाहिर सी बात है कि उसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नए तरीके से उनमें जज्बा जगाने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कि उनको एहसास हो। और सबसे खास बात यह है कि पटना को जिस तरह से सजाया गया इस बैठक के लिए, हर चौक चौराहे पे झंडा लगा हुआ है, सड़कों पर झंडा लगा हुआ है, कई जगह स्वागत द्वार बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा हो या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, मगर ये तो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। कोई बहुत असामान्य घटना नहीं थी जिस तरह से सजाया गया है। तो ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इस सजावट के माध्यम से ये एहसास कराना चाह रही है कि आप सत्तारूढ़ दल हैं, सरकार आपकी है, ये एहसास कीजिए, पटना की सड़कों पर आपका राज है। मगर कार्यकर्ताओं में तमाम उपाय के बावजूद कितना जोश आ पाएगा ये तो पता चलेगा चुनाव के बाद, जब परिणाम आएंगे विधानसभा के। तब लोकसभा में तो पता चल गया कि कार्यकर्ता उदासीन थे, आपकी सीटें घट गईं और जिस पार्टी का कोई संगठन नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं, वो पार्टी सीटें ले आई, आपसे सीटें छीन ले गई हो। तो सब बीजेपी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो कार्यकर्ताओं को सत्ता का सहभागी नहीं बनाती है। कार्यकर्ता वैसे ही उपेक्षित पड़ा रहता है जैसे वो विपक्ष के शासन में रहता है। आप देख लीजिए कि राजद जब जब सत्ता में आई है तब तब जितनी
कमेटियां होती हैं, सरकारी कमेटियां जिला से लेकर के और प्रदेश स्तर तक की, उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को बैठाते हैं, तो वो उनको एक सम्मान देना हुआ। इससे कार्यकर्ता में भी एक उत्साह आता है और वो ज़्यादा मजबूती के साथ पार्टी के प्रति जुड़ता है। इसीलिए राजद वाले झंडा लेके हमेशा तैयार रहते हैं। एक कॉल दीजिए और देखिए गांधी मैदान भर देते हैं सब। मगर भाजपा में ये सबसे बड़ी कमी है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में पार्टी की सोच कुछ डिफरेंट है कि हम देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं। मगर कुछ कार्यकर्ताओं का जो एक वर्ग है, जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो तो सत्ता का सुख लेते हैं, मगर नीचे के कार्यकर्ता वो हमेशा विपक्षी भूमिका में ही रहते हैं। तो इसलिए अब उनमें उदासीनता आ रही है, और इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद बूथ कमेटी, पन्ना कमेटी, क्या क्या न कमेटी, 1 दर्जन कमेटी बनी हुई थी, उसका रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया। तो इसकी वजह यही है कि कार्यकर्ता अपने नेताओं के कार्यों से उदासीन है, पार्टी के प्रति उदासीन हो जाता है। वो ठीक है, काम करेंगे, इस भाव में रहता है। तो जब तक ये कमी दूर नहीं होगी, कार्यकर्ता को भी ये एहसास नहीं होगा कि हम भी सरकार के हिस्सा हैं, और पटना में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, ये एहसास जगाने के लिए आप उसको भी ताकतवर बनाइए, तब वो पार्टी को ताकतवर बनाएगा। पार्टी ताकतवर बन गई, सत्ता में आ गई, तो वो कार्यकर्ताओं को एम्पावर्ड करती है। फिर कार्यकर्ता एम्पावर्ड हुए तो फिर वो चुनाव में पार्टी को एम्पावर्ड करते हैं। तो ये प्रक्रिया जब तक नहीं होगी, कांग्रेस इतने दिन तक सत्ता में रही इसी वजह से कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया, आगे बढ़ाया। मगर ये प्रक्रिया जब उसके यहाँ टूट गई, कमज़ोर पड़ी ये प्रक्रिया, तब वो सत्ता से बाहर हो गई। और भाजपा आई सत्ता में, तो उसने शुरू में तो इस प्रक्रिया को शुरू किया था, मगर उसके बाद उसने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया। तो इससे कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी से मुख एक तरह से कहिए कि मोड़ लिया है। आज बीजेपी की जो अभी इतनी बड़ी बैठक हुई, इतने बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, क्या ये 2025 का शंखनाद बीजेपी ने अभी से कर दिया? नहीं, बीजेपी तो 2025 के चुनाव की तैयारी में है ही। वैसे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, और हमेशा कुछ न कुछ इस तरह का उनका चलते रहता है। वो चुनाव की तैयारी तो निश्चित रूप से है। सभी कार्यकर्ताओं को, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन मुश्किल यह है कि सम्राट चौधरी जो जोश भरना चाह रहे हैं, सम्राट चौधरी का खुद ही पार्टी के भीतर भारी विरोध है, और ये विरोध का स्वर उभर के सामने आने लगा है इस बैठक से 1-2 महीना पहले से। चुनाव से ही अश्विनी चौबे ने तो खुलकर बातें कही, और कई नेता ये बातें कह रहे हैं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया जो लंबे समय से यहाँ थे नहीं, वो दूसरे दलों से आए और कहीं से आके और सीधे पार्टी के अध्यक्ष बन गए। और ये तो कैडर वोटरों का और कैडर उसके जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी है, तो ऊपर से आके टपक के कोई अध्यक्ष बन जाए, इसका विरोध उनके भीतर है। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2025 के चुनाव में अगर जाना है तो चैलेंज के तौर पर आरजेडी तो है ही, इस समय प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर जो तैयारी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तैयारी किन लोगों से मिल रहे हैं? प्रशांत किशोर उन लोगों से मिल रहे हैं जिन कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी पार्टियों में तरजीह नहीं मिलती। बिल्कुल, आपने सही दिलाया। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी से ये सवाल किया गया कि जन सुराज एक पार्टी है, 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारने वाली है। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई पार्टी अभी है नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ, इनको नहीं पता है, इसलिए कि वो उन सवालों से वो बचना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को अगर कोई कहता है कि वो बीजेपी का बी टीम है, लेकिन चैलेंज सबसे बड़े वही हैं, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण और भूमिहार वोटर उनके पक्ष में खड़े होंगे जब वो आएंगे। तो दूसरे तो ये कैडर वोटर है उसका, बीजेपी का। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आप आरा का सीट कैसे हारे? आपके कार्यकर्ता नाराज थे, वो जो लाटशाही उनकी थी उसके कारण से वो नाराज थे। तो अनेक जगहों पर यह स्थिति है कि आपके कार्यकर्ता नाराज हैं और वो कार्यकर्ता कोई नई जगह तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सामने भी मुश्किल ये है, उनको ये मुश्किल नहीं है कि मुसलमानों को वो अपनी तरफ कर लेंगे। मुश्किल ये है कि उनकी पार्टी में कोई दूसरा यादव उभर के सामने नहीं आ सकता, उसको झोला ही ढोना पड़ेगा। तो जो बरसों से आपका झोला ढो रहे हैं, उनके लिए क्या है? सत्ता में कोई भागीदारी उनको नहीं मिल रही है। तो वो सब
ऐसी पार्टी की तलाश में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन कर रही है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मौर्य जो हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने इस मसले को कितना ज़बरदस्त तरीके से उठाया है और केंद्र की चिंता बढ़ गई है और लगातार दौरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है, तो वो स्थिति अनेक राज्यों में है। आप शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बेदखल करेंगे और कार्यकर्ताओं को वो करेंगे, ये सभी जगहों पर है। बिहार में खास तौर पर सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने से पार्टी के भीतर भारी विरोध है और इसलिए वो जोश वो भर रहे हैं, इस तरह की बातें वो करते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर उनको अध्यक्ष बनाएंगे। बिल्कुल, एक व्यक्ति एक पद का तो प्रचलन बीजेपी में है ही, लेकिन डिप्टी सीएम भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है। बहुत दिनों से चर्चा है कि अब उनकी जगह कोई और प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा। 25 में चुनाव है, कितना जल्दी फैसला होगा और कोई दूसरा चेहरा होगा या कहा जाएगा कि सम्राट जी आप ही ले चलिए? नहीं, बीच में तो लोकसभा चुनाव के चलते वो अध्यक्ष बदलने का काम नहीं हो सका, मगर अब पार्टी को इस पर विचार करना पड़ेगा कि उनको हटाने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक गलत मैसेज चला जाए। हालांकि उनका एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है उनके यहाँ, मगर ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि उनको अगर अभी हटा करके और किसी नए अध्यक्ष को लाया जाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी जाति में, कार्यकर्ताओं में और दूसरे वर्गों में समाज के। तो ये सब गुणा भाग चल रहा होगा पार्टी में और अभी साल भर समय है, तो अभी पार्टी बदल सकती है और कोई ऐसा विकल्प ढूंढा जाएगा जिससे किसी वर्ग में नाराजगी नहीं हो। कई चेहरे हैं पार्टी के अंदर, अध्यक्ष किसी को बनाया जा सकता है। आज सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 2010 से भी बुरा हाल राजद का आगामी विधानसभा चुनाव में कर देंगे। वो तो लोकसभा में दिख गया लोकसभा में वो दिख गया कि आप कितने ताकतवर हैं प्रदेश में। मगर ठीक है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्साह जगाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी कहते थे कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 को हम ओथ लेंगे। राहुल गांधी तक कह रहे थे कि खटाखट 5 तारीख से पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए और जनता में ये भरोसा पैदा करने के लिए हम ही सत्ता में आ रहे हैं, ताकि जो तटस्थ वोटर हैं, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो उनके दावे पर भरोसा करके उनको वोट करें। तो ये उसके लिए ये बयान दिया जाता है, मगर ऐसे बयानों का बहुत असर नहीं होता है। आज जो बैठक हुई उसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, सांसद से लेके एक मंडल अध्यक्ष तक वहाँ पर मौजूद थे, मंत्री तक मौजूद थे। ऐसे में जो पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, कई सीटों पर अपने ही पार्टी के नेताओं द्वारा हराने के आरोप लगाए गए, क्या इस पर भी बात हुई होगी? क्या इस पर भी जवाब लिया गया होगा? नहीं, इस पर बात नहीं होगी। इतनी बड़ी बैठक में इस तरह की बात होगी तो हंगामा ही हो जाएगा, फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए वो सब बंद कमरे में छोटे ग्रुपों में ये सब बात होती है। तो इसमें वो चर्चा नहीं हुई। इसमें जो एक सामान्य सी चर्चा होती है कि पार्टी को कैसे मजबूत करें, कैसे काम करें, कैसे नए लोगों को जोड़ें, कैसे सदस्यता अभियान और ज़्यादा चलाएं, इसी सब पे चर्चा हुई होगी। और कैसे अपना प्रभाव बनाएं समाज में, जो जहाँ है वहाँ कैसे प्रभावी हो, इन सब नीति सिद्धांतों पर चर्चा हुई होगी। हालांकि भीतर क्या बातें हो रही हैं वो अभी बाहर नहीं आई हैं। शाम तक जब बैठक खत्म होगा तो नेताओं से बात होने पता चलेगा, मगर यही जनरल बातें इसमें यही हुई होंगी। बिल्कुल। अब देखिए, दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों बिहार में अपराध के ग्राफ को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। दरभंगा में जिस तरीके से पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, आरोपी हिरासत में आ चुका है और ये खुलासा हो चुका है कि कारण क्या था। हालांकि मुकेश सहनी ने और उनके परिवार ने इस जांच पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और एक लंबी लिस्ट भी टीजेपी को थमा दी है कि आप इस पर भी जवाब दीजिए। खैर, लेकिन जिस तरीके से अपराध को लेकर सवाल उठ रहे थे, आज पटना पुलिस मुख्यालय एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें यह कहा कि बीते 24 सालों में सबसे कम अपराध 2023 में हुआ है। अब ऐसे में सवाल है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और किसके लिए वो कुआं खोद रहे थे?
बचाने के लिए नहीं, जो आंकड़े बोल रहे हैं वो उन्होंने कह दिया। वो तो आंकड़ों की बात कर रहे थे। नहीं, आंकड़ों की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन दिनों अपराध का ग्राफ उठा बढ़ा हुआ है तो उस पर आलोचना हो सवाल, रही है। हाँ। तो वही सरकार को आलोचना से बचाने के लिए और ये बताने के लिए कि पुलिस सक्रिय है और पिछले साल अपराध कम हुए थे। अभी तो इस साल की शुरुआत ही हुई है, 6 महीने बीते हैं। तो इस साल का अंत होगा तब पता चलेगा कि पिछले साल से बढ़ा है अपराध की घटा है। बीजेपी मगर उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो जिसकी ओर लोगों का ध्यान दिलाया जाना जरूरी है कि पिछले साल सत्ता में राजद थी। राजद के सहयोग से नीतीश कुमार शासन चला रहे थे। तो इसमें क्रेडिट राजद को भी जा सकता है कि हम सरकार में थे तो देखिए क्राइम कंट्रोल था और हम सरकार से हटे तो क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। तो ये सरकार के मुखिया को बचाने के चक्कर में क्रेडिट राजद को भी चला जा रहा है। तो जो सच है वो तो सामने आ ही जाएगा, उसका क्या कहिएगा। जबकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के राज में सबसे ज़्यादा क्राइम होता था, मगर जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि उनके शासनकाल में जब वो सरकार में सहयोग दे तो कम हुआ। सम्राट चौधरी से जब सवाल किया जाता है तो सीधे कहते हैं कि लालू यादव के परिवार को तो इस पर बोलने का हक ही नहीं है। 2023 में सबसे कम अपराध। नहीं, वो जो बातें कह रहे हैं, जो गंगवार साहब जो आंकड़े बता रहे हैं 2022-23 के आंकड़े पुलिस के जो हैं वो वेबसाइट पर है। और आप देखेंगे कि 262 थाना क्षेत्रों में पिछले 6 महीने माने 23 के दिसंबर तक में 6 महीने में 1306 हत्याएं हुई हैं। अब वो जो आंकड़े बता रहे हैं निश्चित रूप से बाकी सालों से वो कम है, पर 1306 हत्याएं हुई हैं। इसको अगर वो मानते हैं कि कानून का राज है तब तो गंगवार साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि राजद के साथ सत्ता में जब नीतीश कुमार रहते हैं तो सत्ता पोषित अपराध होते हैं। सत्ता पोषित अपराधों में जो सम्राट चौधरी की बात होते हैं, सत्ता पोषित अपराध। आपके थानों में आप चले जाइए, गरीब आदमी का कोई केस दर्ज होता है क्या? तो आंकड़े कहाँ से बनेंगे? मैंने सत्ता पोषित जब होगा, आपका कहना है कि राजद शासनकाल में FIR दर्ज ही नहीं होता है। दर्ज नहीं होता है, मैंने अभी भी नहीं। ये जो सत्ता पोषित अपराध है, उसके बाद जो बालू के माफिया हैं, जो खनन माफिया है और ऐसे माफिया जो खुलेआम जो अपराध कर रहा है, पुलिस को खदेड़ के मारता है और दरोगा की हत्या हो गई, उंगली काट लिया, महिला उसको अधिकारी को पटक के मारा बदमाशों ने। तो ये सब केस तो ये तो सरकारी केस था, सरकार ने केस ही दर्ज नहीं कराया। उसके कहाँ पर रहेगा उसके आंकड़ा? तो गंगवार साहब जो आंकड़े लेकर बैठकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वो थपथपाए। आज ही सासाराम में 2 लड़कों की हत्या हुई है, एक नहर में फेंक दिया गोली मार के, और लड़कियों के साथ रेप कल छपरा में, माने लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए तो नहीं मानी तो उसके पिता को और दोनों लड़की को मार दिया, घर में घुस के मार दिया। तो ये जो अपराध हो रहे हैं इनके आंकड़े कहाँ कब बनेंगे, कौन बनाएगा? गंगवार साहब ये सब लेकर क्यों नहीं बैठते हैं? अगले साल बैठेंगे। तो वो जो ये बता रहे हैं कि उनके आंकड़े ये हैं, ये सत्ता पोषित अपराध जो हैं उनके आंकड़े उनके पास नहीं हैं। और जब भी राजद के साथ वो सत्ता में रहते हैं नीतीश कुमार, तो ये अपराध बढ़ता है। नीतीश कुमार इसीलिए पिनक कर हट गए। वो कहते हैं कि ये सब हो रहा था इसलिए हम हट गए। और जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हो रहा था, तब फिर वो आंकड़े जो अधिकारी दे रहे हैं या तो उसमें कोई खेल है। तो आंकड़ों की ही तो सब कुछ बाजीगरी है। बीजेपी भी आरोप इन्हीं आधारों पर लगाती रही। लेकिन संजय झा जो आरजेडी के सांसद हैं, आज उन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज किया है। मनोज झा ने चैलेंज किया है कि आइए गांधी मैदान में हमसे बहस कीजिए, आप अपने आंकड़े ले आइए, मेरे पास भी आंकड़े हैं। तो मनोज झा ने जो चैलेंज दिया है उसको स्वीकार कीजिए, जाइए गांधी मैदान में बहस कीजिए। गंगवार साहब जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि 6 घंटे में जीतन सहनी की हत्या का खुलासा कर देंगे, लेकिन दबाए रखे देर तक। और जब मामला खुलासा हो गया, मीडिया में बातें आ गई, तब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो इस तरह के मामले हम तो 2 बार ये बातें कह चुके कि मुजफ्फरपुर में लड़की की हत्या हो गई नवरुणा की, और वो केस बंद हो गया, CBI ने बंद कर दिया और पता ही नहीं चला कि उसको किसने मारा। और उसमें पुलिस के एक बड़े अधिकारी का नाम आ रहा था। सत्ता और ये जो पुलिस अधिकारी ने यहाँ पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों के साथ जो किया, और महिलाओं ने एक साथ जो मुकदमा किया, और उसके बाद सारी महिलाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, महिला सिपाहियों को। बाद में तो हाईकोर्ट ने इंटरफेयर करके फिर उनको नौकरी में, तो पुलिस के अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं। तो दूसरी बात महत्वपूर्ण जो हम ये कह रहे हैं, सरकार का खुफिया तंत्र खत्म हो चुका है।
मर चुका है, उसके पास कोई वो नहीं है। दूसरा, आप 6 लाख से ज़्यादा शराब के छोटे छोटे केसों में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए, बाद में कुछ को जमानत मिली, अभी भी 1.5 लाख लोग रोज़ फाइल लेके थाना दौड़ रहे हैं, और ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका लोटा तसला बर्तन सब बिक गया और उनकी जमानत नहीं हो रही है। तो पुलिस पर सबसे बड़ा दबाव जो है वो है कि शराब माफिया को पकड़ो, या जो शराब बेच रहा है। मुश्किल यह है कि पुलिस शराब को इधर से उधर पहुंचवाने में लगी है, और पुलिस इस धंधे में लगी हुई है, और पुलिस के पास अब एकमात्र यही धंधा है। तो इसीलिए इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, गंगवार साहब जो कह रहे हैं। और सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं, सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम पिंडदान करवा देंगे, तो आप तो डिप्टी सीएम हैं, करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? और उनके दूसरे डिप्टी सीएम भी यही बात कह रहे हैं कि वो बुलडोज़र चला देंगे। लेकिन एक भी बुलडोज़र चला होता, एक भी अपराधी पकड़ा गया होता, डिप्टी सीएम, भाई गृह विभाग तो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहता है, तो मुख्यमंत्री के 2024 के पहले भी जो अपराध हुए होंगे उन्हीं के विभाग में हुए होंगे। वो अभी के आंकड़े दिखाने से और भी पीछे का दिखाइए, जो अभी तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो यही थे, और गृह विभाग इन्हीं के पास था। तो इसीलिए तो वो ये आंकड़े दिखा रहे हैं ना कि 2023 में सबसे कम अपराध हुए हैं। हाँ भाई, 2023 में तो 2022 का बताइए, 2021 का बताइए। कहा कि कोरोना काल का हम छोड़ देते हैं। तो चलिए ठीक है, ये आंकड़ों का खेल है। मुख्य बात है कि सम्राट चौधरी ने वो इशारा भी किया है कि लालू प्रसाद यादव संगठित अपराधों को पोषित करने वाले हैं, और उनका जो आरोप है उस पर भी विचार करना चाहिए कि नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद यादव के गोद में जाके क्यों बैठते हैं। अगर उनको इन अपराधों से जीरो टॉलरेंस की बात है, कानून का राज लाना था, तो वो क्यों चले जाते हैं उधर। और खुद लालू प्रसाद यादव कई आपराधिक माने ये ईडी का मामला है उन पर, सीबीआई का मामला है, वो जेल जा चुके हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये सब उन पर है। तो अब वो लोग कहेंगे कि हमारे राज्य में अपराध नहीं होता था, चाहे नहीं होता था, ये हंसने वाले। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार में अपराध को लेकर अभी सियासत बहुत तेज है, और 20 जुलाई को माफ करिएगा, विपक्ष पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च भी निकालने जा रहा है। कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देखिए, बिहार में ईडी की छापेमारी बीते दिन हुई थी, और उसमें पूर्व विधायक गुलाब यादव और एक आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, उनका नाम है, और कई बातें अब खुलकर सामने आ रही है। विस्तार से बागी जी बताएंगे कि क्या कुछ अपडेट है। उसमें ईडी ने अपनी छापेमारी समाप्त कर ली है, काम उसका कल ही पूरा हो गया शाम में। उसके बाद ईडी की टीम वापस चली गई। तो इसमें ये चौंकाने वाली जानकारी ये मिली कि संजीव हंस जो आईएएस अफसर हैं और बिजली कंपनी के एमडी हैं, प्रधान सचिव हैं ऊर्जा विभाग के, तो उनके जब सरकारी आवास पर पहुंची तो पहले तो गार्ड ने रोका, भीतर नहीं जाने दिया, फिर गार्ड से समझा बुझा के किसी तरह जोर जबरदस्ती करके टीम अंदर गई। ईडी को संजीव हंस के गार्ड ने रोक दिया, गेट से अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। तो फिर वो अंदर टीम गई तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया, और हाँ, दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे, अंत में दरवाज़ा तोड़ने की नौबत आई। तब वो फिर टीम अंदर गई और रेड किया, सारा सर्च किया, जानकारी मिली। तो उसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले जिससे ये साबित होता है कि गुलाब यादव जो पूर्व विधायक हैं और कभी लालू प्रसाद के चहेते हुआ करते थे, उनके साथ मिल करके ये कारोबार करते हैं, और हवाला के जरिए पैसा बाहर भी भेजा गया। और उसमें सबसे जो ईडी ने चौंकाने वाली बात कही है कि स्मार्ट मीटर जो लगे हैं पूरे बिहार में अभी, जिससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि बिल कभी अचानक एक बार में 2 लाख आ जाता है घरेलू बिल, और पैसा डालते ही उसमें तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, उसका कोई सुनवाई नहीं होती है उसकी। इतने लोग शिकायत कर रहे हैं, मगर तो उसमें भी करप्शन की बू आई है। अच्छा। और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि उसमें इन्होंने भारी कमीशन लिया वो स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए, और कई महंगे गिफ्ट लिए। अच्छा। इनके घर से 16-17 घड़ियाँ बरामद हुई, जो बहुत कीमती घड़ियाँ थीं, लाखों रुपए की घड़ियाँ थीं। वो चंडीगढ़ में एक इनका फार्म हाउस था, वो बताया जा रहा है कि वो 95 करोड़ का फार्म हाउस है वो, और भी कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं ईडी को। और ईडी ने रिकमेंड किया है कि इसकी आगे भी जांच होनी चाहिए कि ये स्मार्ट मीटर वाला मामला है। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है
कि ये कुछ समय पहले पीएचडी विभाग के प्रधान सचिव भी हुआ करते थे, संजीव हंस। तो उस समय राजद का शासनकाल था, तो ठेके दिए गए थे कई, जो अभी इस सरकार ने रद्द किया है। जो अभी के मंत्री हैं उन्होंने रद्द किया उसमें। तो उस समय यही प्रधान सचिव थे और इन्हीं के कार्यकाल में वो ठेके दिए गए थे, जिसमें अनियमितता पाई गई और उसको रद्द किया गया। तो ये सारे मामले जुड़ रहे हैं और उन पे बलात्कार का आरोप प्रमाणित हो गया है। मैंने पुलिस ने उसको ट्रू कर दिया है। अब कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ फिर दलीलें दी जाएंगी। मगर सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जो पीड़ित महिला है वो पहले दानापुर थाने में गई थी केस दर्ज कराने, तो उसका केस लिया नहीं थाने ने। वो फिर दानापुर कोर्ट में गई, कोर्ट ने भी टाल मटोल कर दिया। अंत में उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर तब फिर दानापुर कोर्ट ने निर्देश दिया थाना को कि इसका एफआईआर लिया जाए, और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ और फिर जांच हुई। और पुलिस ने जो ट्रू रिपोर्ट दी है एसएसपी पटना ने, वो 1 साल पहले दे दी थी, और वो 1 साल से रिपोर्ट दबी हुई है। और ये गृह विभाग का मामला है, और गृह विभाग के मुखिया हैं प्रधान नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो उनके विभाग में भ्रष्टाचार का, बलात्कार का मामला 1 साल से एक अधिकारी के ऊपर दबा हुआ है आरोप, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसको लगातार इधर से उधर महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मेवारी दिया गया उसको। नीतीश कुमार जी ने अपने स्तर पर दबवाया। ये तो सीधा सीधा शक होता है कि जब आप उस विभाग के प्रधान हैं और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप से संबंधित फाइल आपके पास आई हुई है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और देख लीजिए कि पुलिस ने दे दिया कि बलात्कार हुआ है उस महिला के साथ रिपोर्ट। ईडी की छापेमारी में कई गड़बड़ियां पकड़ी गई, फिर भी आज तक उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। तुरंत उसको जैसे ईडी की छापेमारी हुई उसको सस्पेंड होना चाहिए था, मगर सस्पेंड नहीं किया गया। तो ये जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं मुख्यमंत्री या उनकी सरकार, ये हास्यास्पद हो जाता है। ये प्रमाण है, संजीव हंस उसके प्रमाण हैं कि कैसे ये सरकार अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को बचाती है, संरक्षण देती है और उसे लूट की खुली छूट का मौका भी देती है। तो ये सरकार के हाथ सने हुए हैं भ्रष्टाचार में। इसलिए जीरो टॉलरेंस की नीति जनता को बरगलाने के लिए, भरमाने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए दिया गया राजनीतिक बयान मात्र है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये पूरा मामला बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा ना, सत्ता पोषित अपराधों को संरक्षण, सत्ता जब अपराधियों को संरक्षण देती है तो ये होता है। अब इस मामले में यही हुआ है। भाई, जो पटना में अधिकारी मौजूद है, ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव है, जैसा आपने ठीक ही कहा कि स्मार्ट मीटर में जो जितना बड़ा घोटाला हुआ और पब्लिक बाप बाप चिल्ला रही है, रोज़ कह रही है कि इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, और लोगों की जान जा रही है। माने 2-2 लाख रुपया बिल आ रहा है लोगों का, और फिर ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हमारा मॉडल जो है पूरे देश में लोग सीखने आ रहे हैं, ये मॉडल ये चलेगा, स्मार्ट मीटर सब जगह लगेगा। और ये स्मार्ट मीटर वही है जो संजीव हंस ने लगवाया है, जिसमें उन्होंने कमीशन खाया है, जो पता चल गया। ये महिला हालांकि महत्वाकांक्षी महिला थी। अशोक यादव ने उसको कहा था कि हम बना देंगे, गुलाब यादव ने कि हम महिला आयोग में मेंबर बनवा देंगे या कुछ बनवा देंगे, और इसके चलते वो उनके संपर्क में आई। फिर इन लोगों ने उसका शोषण किया। लेकिन जब महिला थाने में जाती है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होता है? भाई, आप जो महिलाओं के बड़े हिमायती बनते हैं, आप ये कहते हैं महिलाएं हमको वोट कर रही हैं, हमने महिलाओं का जीवन सुधार दिया, तो ये महिला न्याय मांग रही है, उसका क्या? आप देखिए, रिमांड होम से जिन 4 लड़कियों ने रिमांड होम की अधीक्षिका पर आरोप लगाया था, वो 4 लड़कियां गायब हैं। 5 दिन से ये खबर आ रही है कि वो लड़कियां मिल नहीं रही हैं, कहाँ गई जिन्होंने आरोप लगाया था, और अधीक्षिका पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर वाले मसले में जिस तरह से ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास हो गया, लेकिन उससे बड़ा अपराध ये इन लोगों ने किया है। अभी तक उसकी जांच फाइलों में अपनी चल रही है। उसमें भी लिपापोती हुई,
उसमें भी लिपापोती। एक व्यक्ति ब्रजेश ठाकुर ही नहीं था, उसमें तो कई मंत्रियों और कई अधिकारियों के नाम थे जो उनको दबाया गया। तो सरकार के गृह मंत्री जानबूझ के ऐसे केसेस को वो दबा के रखते हैं, और गृह मंत्री नीतीश कुमार। ये क्या फायदा, नीतीश कुमार का छवि खराब होगा, लोगों को पता चलेगा, तो आखिरकार दबाने के पीछे क्या कर रहे भाई हैं? आप सोचिए तो कि बिहार के पथ निर्माण विभाग को और पुल निर्माण विभाग को पार्कों का डेवलपमेंट का जिम्मा दिया जाए, किसने दिया था? नीतीश कुमार ने दिया था। और क्या हुआ उसमें? एस्टीमेट घोटाला हुआ। एस्टीमेट घोटाला तो पूरे बिहार में भयंकर तरीके से हो रही है। आप देखिए, वाराणसी कॉरिडोर को बनाने में 750 करोड़ रुपया खर्च हुआ, और वो 1400 लोगों को वहाँ से हटाया गया, उनके मुआवजा दिया गया, सब हुआ 750 करोड़ में। इतना भव्य हुआ। और आपका ये पटना सेतु बन रहा है 1700 करोड़ में। ये जो बन रहा है 10 किलोमीटर मेरीन ड्राइव, ये 1700 करोड़ का एस्टीमेट है। पटना के पार्कों को बनाने के लिए 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपए का इसी पथ निर्माण विभाग के प्रत्यय अमृत को उनको नहीं जानते कि नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी हैं, और उनके विभाग ने एस्टीमेट घोटाला किया। और पार्कों का क्या हाल है वो तो आप देख ही सकते हैं। और सड़कों के निर्माण को आप देख लीजिए, कल भी एक रिपोर्ट आई है और सरकार ने शायद उस पर एक्शन भी लिया है, लेने जा रही है, कि पटना की गलियों में जो सड़कें हैं वो जर्जर हैं और उन पर कोई काम नहीं। तो गुणवत्तापूर्ण काम होगा हमारी सरकार में, उसका क्या हुआ? ये सब नीतीश कुमार। तो वो तो सब कमुआ तो हम ही कराए हैं, हम ही अरे भाई आप कमुआ करवा रहे हैं, उसमें कहाँ जा रहा है? 1700 करोड़ में ये सड़क बनेगी, और पार्क 5 करोड़ में एक छोटा सा पार्क बनेगा। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये स्मार्ट मीटर के लिए ये जो करोड़ों रुपए घूस लिए गए, सड़क पर देखिए अलकतरा वाला गिट्टी सटा के इधर बना रहा है गांधी मैदान के पास। ये किस लिए हो रहा है? जो बनी हुई सड़क को बना रहे हैं, वो तालाबों को, पोखरों को घेर दिए ग्रिल से, वो बना दिए, उसका वो मर गया, तालाब ही मर गया, प्राकृतिक रूप से वो नहीं रहा, वो मर गया। ये किस लिए हो रहा है? एस्टीमेट घोटाला है। इसमें एस्टीमेट बनाओ, पैसा बनाओ, और चुनाव में इस पैसे को खर्च करो, विधायक जिताओ, सांसद जिताओ, ऐश करो, राजा की तरह रहो। यही मसला है, और कोई मसला नहीं। यही मसला है और कोई मसला नहीं। और देखिए, बिहार में इन दिनों सियासत तो अब उबाल मारनी शुरू हुई है। अपराध का तो मामला था ही, इसके पहले पुल गिरने का मामला था, भ्रष्टाचार का मामला। लेकिन इन सब के बीच में आज बीजेपी कि संगठन की जो बड़ी बैठक हुई, उसमें 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी रणनीतियां बनी हैं और कई समीक्षाएं भी हुई हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किस स्तर पर आगामी चुनाव की तैयारी करती है। क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई और नजर आएगा, या फिर सम्राट चौधरी के हाथ में ही उसकी कमान रहेगी? इन सब के बीच में जेएस गंगवार ने जो 2023 में सबसे कम अपराध का आंकड़ा दिया, अब उससे वो नीतीश कुमार के वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ में आरजेडी को भी क्रेडिट उन्होंने दे दिया है। और अब गुलाब यादव और संजीव हंस का मामला थोड़ा और ज़्यादा फंसता दिखाई दे रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।